हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबने लास्ट वाला जो लेक्चर है वो देख लिया होगा। उस लेक्चर में जो भी थोड़े मोटे कन्फ्यूज़न बच गए हैं वो आज के लेक्चर में अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ हल्का फुल्का बेसिक पढ़ाया था। एक्टिव टू पैसिव जाना, पैसिव टू एक्टिव जाना। एक्टिव कब लगाते हैं, पैसिव कब लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर डूअर हो तो वॉइस एक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर रिसीवर हो तो वॉइस पैसिव होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं ना। तो उसके अंदर मैंने आपको ये भी सिखाया कि एक्टिव टू पैसिव जाते कैसे हैं। स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, स्टेप नंबर 2 वो सब याद है आपको। अब आपको क्या करना है, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं साइड पे, ये लेफ्ट साइड वाले, ये रेड लाइन के लेफ्ट साइड वाले, ये 5 सेंटेंसेस हैं। आपको इन 5 सेंटेंसेस का पैसे बना के दिखाना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसी से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। मैं सीधा बोल दूंगा तो सिर्फ जवाब दूंगा, है ना। जब खुद वो चीज़ रियलाइज़ होगी तब और ज़्यादा देर तक याद रहेगी। ठीक, तो मैं बोर्ड से एक बार साइड हो रहा हूँ, आप मुझे इन 5 का पैसे बना के दिखाओगे फटाफट। बोर्ड से साइड होते वीडियो पॉज कर देना, 5 का पैसे बनाना। जैसे ही आप प्ले करोगे मैं वापस मिलूंगा आपको। ठीक है, अभी बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इनके पैसे खुद से बनाओ। फिर बता रहा हूँ मेरे भाई, एक होता है किसी का बताया हुआ सीखना, एक होता है खुद रियलाइज करना। जब आप खुद रियलाइज करोगे ना, वो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। और जब आप इनका पैसे बनाने की कोशिश करोगे तो एक बात आप अपने आप ही रियलाइज कर दोगे। आपको क्या करना है, वही स्टेप लगाने, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 वही सब करके इनके पैसे बनाने। ठीक है, तो मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, मुझे बताना इनके पैसे क्या बने। चलो जी, आ जाओ। अभी देखो, जिन्होंने अटेम्प्ट ले लिया अपने आप, वो तो समझ गए होंगे कि सर आपने तो मजाक कर दिया हमारे साथ, है ना। इनके तो पैसे बन ही नहीं रहे, इनमें तो बस ये लास्ट वाले का पैसे बना और किसी का पैसे बना ही नहीं। आप तो खेप गेम कर गए हमारे साथ। बस यही रियलाइज़ कराना था आपको। अगर ये बात खुद से समझ में आ जाएगी कब वर्ब का पैसे बनेगा और कब नहीं बनेगा, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब जिन्होंने या तो करी चीटिंग, वीडियो पॉज करके करा नहीं, तुम्हारे लिए तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर बता रहा हूँ, नहीं होगा तेरा सिलेक्शन भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तो अपना पेन बुद्धि चलाना ही नहीं चाहता तो नहीं होगा तेरे से कभी। आ जाओ, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इसको पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। पहले एक काम करता हूँ, सारी सेंटेंसेस ब्रेक कर देता हूँ एक बार फटाफट। आ जाओ, सिंग सैंग संग वर्ब हो गया। अब मोहन क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। मोहन सिंग्स व्हाट, व्हाट का तो रिप्लाई नहीं है। मोहन सिंग्स हाउ, हाउ का रिप्लाई है। और जो वर्ब से हाउ के रिप्लाई होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। याद है कितना स्वीटली, वेरी स्वीटली। जो किसी की डिग्री बढ़ा दे वो क्या बन गया, एडवर्ब डिग्री वाला। इतनी बात आ गई समझ में। गो वेंट गॉन, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। इसका सब्जेक्ट कौन है, रामफल। अब हमारे इधर तो आप नाम होते हैं यार, ये रामफल वगैरह तुम्हारे इधर पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। गांव में नाम होते हैं हमारे इधर, रामफल, राजबाला। ठीक है, और इवन कई फ्रूट्स के नाम पे भी औरतों के नाम होते हैं हमारे इधर, तो जैसे संतरा देवी, बादामी देवी, गुलाबो देवी, सुने होंगे। चलो, होते कि नहीं है तुम्हारे इधर, तो चलो ठीक है। तो आगे से रामफल को भी थोड़ी सी वेटेज देंगे। ऐसे रामफल की इमोशंस हर्ट होती हैं, कुणाल पुनाल यही सब आ रहे हैं बार बार, तो अपन रामफल को भी याद रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। रामफल सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गई, टू क्या हो गया आपका, प्रिपोजिशन हो गया। दिल्ली क्या हो गया, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट, फाल फैल फालन क्या हो गया, वर्ब हो गया। मोहन क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया। स्टेयर्स क्या हो गया, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, इज, बी की फॉर्म में मेन वर्ब का काम करेगी तो इसे क्या कह देते हैं, लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, जिसके बारे में बात करी जाए वही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह तब जानने आ गए ना, रामफल नाउन है, टाइप प्रॉपर है, टीचर नाउन है, टाइप कॉमन है, ये सब जानना मुझे लग रहा है आ गया होगा अब आपको। इस पे सिंग सैंग संग क्या हो गया, वर्ब हो गया। राजवाला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सैंग व्हाट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रोमांटिक क्या हो गया, इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बताने वाला। इतनी बात आ गई समझ में, चलो बढ़िया। अब देखना जरा, 5 सेंटेंसेस ब्रेक हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि इन 4 के पैसिव नहीं बनेंगे, सिर्फ इसका पैसिव बनेगा। ऐसा क्यों, समझना। एक्टिव टू पैसिव जाने का स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्टिव टू पैसिव जाने का स्टेप नंबर 1 है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों थे मुझे बताओ।
ताकि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था उसको स्ट्रेस डाला जा सके, उसी पर हाईलाइट किया जा सके, यानी उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। अब अगर आपकी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो ही ना, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मौजूद ही ना हो तो फिर पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होगा। और आपको पता है वर्ब चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, कैसी भी वर्ब हो, वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनता था, इसका मतलब अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब पैसिव पॉसिबल ही नहीं। समझ में आया? तो सीधी सी बात बस इसमें देखने की ये थी कि अगर किसी वर्ब का पैसिव करना है तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ तो फिर उसका पैसिव नहीं हो पाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? अभी के लिए क्या जाने, अगर किसी वर्ब का पैसिव करना है तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लॉजिकल है। देखो रट्टे बिठाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पैसिव में जाके वो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के बिना वर्ब हो नहीं सकती। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट आना चाहिए तो फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्टिव में यहाँ ऑब्जेक्ट है सिंग वर्ब का? नहीं। गोज का ऑब्जेक्ट है? ये तो दिल्ली तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, गोज वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इज वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब समझना, हमने वर्ब के बेसिक की शुरुआत करी थी कहाँ से कि वर्ब क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। डूइंग को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है। याद है वो तीनों चीज़ें? इसको वहीं से रिलेट कर रहा हूँ मैं। इधर देखना जरा, ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ पे मैंने देखो अलग से मैंने कहा था साइड पे लिख लेना, उनको जाके वहाँ पे चढ़ा दो। क्या लिखवाया था? लिंकिंग वर्ब सदा इनट्रांजिटिव रहेगी, लिंकिंग वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव होगा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर इसके बाद एक इन्फिनेटिव वगैरह आ रहा हो उसका ऑब्जेक्ट हो तो सेमी वर्ब का पैसिव कर देते हैं। जिन लोगों ने कोचिंग वोचिंग ले रखी है, मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, सब आएगा, सब आएगा। एक दिन में सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, अभी जितना सिखा रहा हूँ उतना समझ लो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है? मेरे से आगे आगे भागोगे तो देखो मुंह के बल गिरोगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आएगी पैर अड़ेगा और गिरोगे। मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं सिखा दूंगा, टेम्पल रन होता है ना, कब ऊपर से छलांग मारनी है, कब नीचे से निकलना है, सब सिखा दूंगा मैं। बस मेरे साथ साथ चलो, आगे मत भागो मेरे से। ठीक है? मुझे आगे आगे चल लेने दो, पीछे पीछे चलते रहो। अगर चोट वोट लगनी होगी तो मैं खा लूंगा, और वो चोट मैंने इतनी बार खा ली कि मुझे पता है कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे उछलना है, कहाँ पे झुकना है, सब मुझे पता। बस पीछे पीछे चलते रहो देख देख के। ठीक? आ जाओ। अभी के लिए लिंकिंग वर्ब के केस में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ऑब्जेक्ट तो कभी आते नहीं। इसका मतलब लिंकिंग वर्ब का हमेशा कैसी रहेगी? लिंकिंग वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगी, तो लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं होगा। ठीक? अब जहाँ पे अपन ने पढ़ा था ना डूइंग, बीइंग, हैपनिंग, आपका काम क्या है? वहीं जाके बात चढ़ा देनी है आपको। क्या बात चढ़ा देनी है? कि लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं होगा। कहाँ लिख दें अब इसको? ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। पैसिव जो है ना, पैसिव, बस साफ लिखता हूँ यार, पैसिव जो है एक तो लिंकिंग वर्ब का नहीं होगा, और दूसरा आपको मैंने बताया था कि हैपनिंग वर्ब भी हमेशा इंट्रांजिटिव होती है। जैसे एरी फेल माने गिरना, हैपनिंग वर्ब भी सदा इंट्रांजिटिव होती है, माने फेल गिरना, स्लिप फिसलना, राइज उगना, ये सब क्या होती हैं? ये भी इंट्रांजिटिव होती हैं। अगर ये भी इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब जो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब होगी इनका किसी का पैसिव नहीं होगा। क्लियर होगी इतनी बात? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल ईजी यार, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव में सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? और बिना सब्जेक्ट के वर्ब हो नहीं सकती, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। क्लियर होगी इतनी बात? आ जाओ अब बात कर लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब है सर, इसका ऑब्जेक्ट होगा नहीं, इसका पैसिव नहीं होगा, समझ में आ गया। ये हैपनिंग वर्ब है, फेल माने गिरना, कोई गिरा नहीं रहा। ठीक है? मोहन ने किसी को नहीं गिराया, मोहन को किसी ने नहीं गिराया, बस मोहन गिर गया। ठीक? तो हैपनिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं होगा सर, हमें समझ में आ गया। अब देखना, ये सिंग, ये तो डूइंग वर्ब है, डूइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। गोज, ये भी डूइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये संग, ये भी सैंग, ये भी डूइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तीनों डूइंग को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ब हैं, 1, 2 और 3, इनमें जो वर्बें आ रही हैं। ठीक है? अब इसमें भी सर सिर्फ इसका पैसिव हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। तो डूइंग में भी, ठीक, लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब का तो कभी नहीं होगा, लेकिन डूइंग में भी सिर्फ तभी पैसिव पॉसिबल है जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। क्लियर हुआ? यानी लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनेगा,
हैपनिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनेगा। डूइंग का पैसिव पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, यानी अगर डूइंग वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो पैसिव होगा और इनट्रांजिटिव हुई तो पैसिव नहीं होगा। यहाँ पे सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, भले ही डूइंग थी लेकिन सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। गोज वर्ब इनट्रांजिटिव है, पढ़ा भी था हमने कि गो इनट्रांजिटिव होती है, भले ही ये डूइंग एक्शन है ना भाई, डूइंग है, कुछ ना कुछ एक्शन तो हो रहा है, ना ये लिंकिंग है ना ये हैपनिंग है। ये रामफल इस काम को कर रहा है ना, एक्शन तो इसमें हो रहा है, डी रिप्रेजेंट किसको करिए, डूइंग को, लेकिन फिर भी इसका पैसिव नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? क्यों नहीं होगा? इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ, राज वाला संग अ रोमांटिक सॉन्ग, इसका पैसिव पॉसिबल है, इसका पैसिव पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या पैसिव बन जाएगा जी इसका? अ रोमांटिक सॉन्ग वाज संग बाय राजवाला, अ रोमांटिक सॉन्ग वाज संग बाय राजवाला। इसके नीचे लिखना नहीं चाह रहा, खुद लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? जिसने बनाया है, रोमांटिक एडजेक्टिव है तो इसके साथ ही रहेगा, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे चला गया। अ रोमांटिक सॉन्ग, ये राजवाला बाय राजवाला हो गया, ये सैंग था अभी पास्ट में था तो वाज प्लस V3, वाज संग बाय राजवाला। क्लियर होगी इतनी बात? तो इसका तो पैसिव पॉसिबल है, यानी डूइंग में पैसिव पॉसिबल होता है, लेकिन वो भी सिर्फ कब? जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। अब वो जो जहाँ से अपन ने पढ़ना शुरू किया था वहाँ पे साइड पे लिख देना, पैसिव किस किस का पॉसिबल है? डूइंग का पॉसिबल है अगर ऑब्जेक्ट हो, लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव पॉसिबल नहीं और हैपनिंग वर्ब का भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। ठीक, आ जाओ। अब आ जाओ इन सेंटेंसेस पे। इनके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा और कुछ जो कॉन्सेप्ट थे जिनमें कुछ ना कुछ आपको परेशानियां थी उनको और थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। समझना, हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, पढ़ी थी ना ये वाला कॉन्सेप्ट। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव होती है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो वो इनट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है एक्शन का ट्रांसफर होना, इनट्रांजिटिव का मतलब होता है एक्शन का ट्रांसफर नहीं होना, है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि उस कॉन्सेप्ट पे एरर कैसे आते हैं। बहुत सेंटेंसेस में उस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, बहुत टाइप के एरर में। प्रोनाउन चैप्टर में देखने को मिलेगा, वर्ब में आपको देखने को मिलेगा, प्रेपोजिशन में बहुत बढ़िया रोल है उस कॉन्सेप्ट का। तो बहुत सारे अपना एडवर्ब की पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो मोस्टली हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं घूम के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट लग ही जाएगा। ठीक है? अब कुछ बच्चे कहते हैं कि अमन सर ना वो मतलब टर्मिनोलॉजी ग्रामर की बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये वो। भाई देखो, टर्मिनोलॉजी ज़रूर करता हूँ क्योंकि ज़रूरत होती है उनकी, उसके बिना तो फिर रट्टे बिठाने पड़ेंगे। अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको रट्टों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि अगर ये टर्म यूज़ करो ना तो टर्म आपके दिमाग में इतनी क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको ये टर्म लगनी बंद हो जाए, आपको लॉजिक्स लगने लगे इंग्लिश के। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू कर लेते हैं। मैं आपको इन दो से समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली एरर आता कैसे है। ठीक है, आ जाओ जरा इसको ब्रेक करते हैं। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन है, अभी वीसी माने वाइस चांसलर, ठीक है, पोस्ट का नाम है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ऐसे इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्ड वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है और ये थ्योरी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है इतनी बात? अब समझना जरा, ये एरर आपको मैं फिर से कराऊंगा प्रोनाउन चैप्टर में, उस बार सेंटेंस थोड़ा सा लंबा लिखूंगा। आज अभी बेसिक ही चल रहा है तो छोटा सेंटेंस लिखा मैंने। ये चैप्टर में आपको ये एरर पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन चैप्टर में। ठीक, देखना जरा, मैं आपको ना प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। एक रूल पढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, आपको बुक के अंदर सीधा रूल मिलेगा, ये वर्ब है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, ऐसे आपको करके एक रूल मिलेगा। ठीक है, वो सारी वर्ब भी याद कराऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने की कोई ट्रिक नहीं है। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि इंट्रोड्यूस ट्रांजिटिव होती है। ठीक, कोई ट्रिक है इसकी? नहीं है। पढ़ने लिखने से ही पता चलता है कि हाँ ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ये दोनों तरीके से यूज़ होती है, ये सब रीडिंग से ही पता चलता है। लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी आपकी कॉपी में होंगी शॉर्ट, और उनके लिए मैंने स्टोरीज बना रखी हैं जो खुद याद रखनी होती है मुझे, क्योंकि मुझे तो बोर्ड पे अब क्लास में कॉपी वॉपी तो लेके जा नहीं सकते, तो मुझे सारी बोर्ड पे वो लिखनी होती हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ स्टोरीज बना रखी हैं, है ना, कुछ मतलब फनी सी स्टोरीज,
तो वो सब स्टोरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि वो सारी की सारी वर्ब आपको याद हो जाए। ठीक है जी, आ जाओ। तो मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू द वीसी। अब समझना, इसमें मैं प्रोनाउन चैप्टर में आपको रूल क्या पढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। बुक के अंदर तो सीधा ये लिखा मिलेगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है। हमेशा इसको बताना पड़ेगा कि किसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय देना। मिस्टर गुप्ता ने परिचय दिया, किसको परिचय दिया है? वीसी को। किसका? बताना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता ने खुद का परिचय दिया, मिस्टर गुप्ता ने अपने जूनियर का परिचय दिया, मिस्टर गुप्ता ने अपने भाई का परिचय दिया, अपनी वाइफ का परिचय दिया। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज वाइफ, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस हिज जूनियर। भाई कुछ तो लिखो। इस इंट्रोड्यूस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब अपनी मर्जी से तो हम ऐड कर नहीं सकते ना कि वाइफ को इंट्रोड्यूस किया होगा, ब्रदर को इंट्रोड्यूस किया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में मान के चलते हैं अगर उसने लिखा नहीं है ना तो मोस्ट प्रोबेबली खुद को ही इंट्रोड्यूस किया होगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? एक वर्ड लगा देते हैं, आपको पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? हिमसेल्फ। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अब ये पढ़ाया नहीं है, कहीं सोचो सर समझ में नहीं आ रहा है हिमसेल्फ क्या होता है, एकदम से कहाँ से लिया है इसको। भाई सब आएगा। ये खाली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाले कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ऐसे उस पर एरर्स आते हैं। क्लियर है इतनी बात? समझना। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी। इंट्रोड्यूस्ड वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक, दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना दे रखा हो तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डूअर है इसने काम अपने आप पर ही किया है, खुद पर ही किया है, खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा। तो उसके लिए होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है रिफ्लेक्ट होना, एक्शन खुद पर ही कर लेना, इसलिए हम लगा देते हैं हिमसेल्फ। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये खाली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पे एरर ऐसा आता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन प्रेपोजिशन चैप्टर में। वहाँ पे आपको रूल मिलेगा कि बहुत सारी वर्ब हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, दुनिया जहान की वर्ब लिख देगा। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता, टॉक के साथ अबाउट नहीं आता, मेट के साथ विद नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, आस्क के साथ फॉर नहीं आता, दुनिया जहान के रूल रटा देगा। सीधी बात क्या है? सीधी बात ये है कि ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। ही एक्सप्लेन्ड, ही एक्सप्लेन्ड, सोचे यहाँ फुल स्टॉप लग सकता है? ही एक्सप्लेन्ड लगा दें फुल स्टॉप? नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पा रहे पता है? क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ही एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन, ही एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट, ही एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। आपको ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझना, यहाँ तो जैसे हमने मान लिया कि मिस्टर गुप्ता ने खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा, अब उसने खुद को एक्सप्लेन किया हो सकता है क्या? अगर उसने खुद को एक्सप्लेन किया तो फिर ये थ्योरी को क्या बनाओगे? तो ऑब्वियस है कि इस एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ना थ्योरी होना चाहिए, उसने थ्योरी एक्सप्लेन करी होगी। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर में। क्या बताया? एक्सप्लेन वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। और अगर आपने इसके बाद अबाउट लिख दिया, आपने अगर इसके बाद अबाउट लिख दिया तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा थ्योरी, तो इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो ये गलत हो गया। समझ में आया? मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ के पीछे का जो लॉजिक है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जितने आज तक मुझे मिल गए हैं सारे के सारे बता दूंगा। मेरे को थोड़ा सा ना इस चीज़ का क्रेज़ है कि हर रूल के पीछे का अपन लॉजिक जाने, आखिर कारण क्या है इसका, ये ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, इस रूल के पीछे लॉजिक क्या है। बजाय कि रट्टे बिठाने के, ये वर्ब में डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, फ्ली के साथ अवे नहीं आता, ऐसे दुनिया जहान के रट्टे बिठा बैठोगे, है ना। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता कंसिस्ट ऑफ। ऐसे फालतू बोगस रूल बना देती दुनिया घर से ही, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे को ढंग की चीज़ पढ़ानी ना पड़े, क्योंकि उसको पढ़ाने में लगेगा जोर, उसको समझाने के लिए चाहिए स्किल, तो सबके पास है नहीं। ठीक, अब मैं कोई अपनी तारीफ वारीफ नहीं कर रहा, कहीं तुम चलो अगर कर भी रहा हो तो खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम तो कर नहीं पाओगे, तुम सामने थोड़ी बैठे हो कि मेरे को तारीफ करके बता दोगे। अब क्लास में तो मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ, भाई गजब का पढ़ाता हूँ कि नहीं, बता दो। तो बच्चों से मैं डेली पूछ लेता हूँ, अगर वो ना भी कहें तो खुद ही कह देता हूँ कि मैं गजब का पढ़ाता हूँ, और मुझे बहुत बढ़िया पता है कि मैं वाकई में गजब का पढ़ाता हूँ। ठीक, चलो आ जाओ। एक चीज़ बताता हूँ, देखो है क्या चीज़ ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, शुरुआत तो खैर छोटी कोचिंग से करी थी, 3 बच्चों का बैच पढ़ाया था मुखर्जी नगर के पास ना, मतलब जीटीबी, जो भी मुखर्जी नगर रहते हैं या गए हैं कभी, तो जीटीबी मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 2 के पास इधर करियर वर्ल्ड नाम से कोचिंग थी, करियर पावर नहीं, करियर वर्ल्ड, छोटी सी कोचिंग है। उसके अंदर 3 बच्चों का बैच लिया था मैंने सबसे पहला।
डेमो वेमो से पहले 2-3 जगह और भी दिए थे, मतलब पढ़ रहा था उसी टाइम पे पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। डेमो वेमो 2-3 जगह और भी दिए। तो वो पूछते हैं मुझे, सर कितना एक्सपीरियंस है जिस भी कोचिंग में डेमो देने जाता। मैं कहता सर फ्रेशर हूँ, अभी कहीं नहीं पढ़ाया, लेकिन कैलिबर है मेरे अंदर, मैं पढ़ा सकता हूँ। रिजेक्ट कर देते, कह देते सर बताएंगे। एक हफ्ता हो गया, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर मेरे को एक बंदा मिला, उसको मैंने बोला भी ऐसे ऐसे बात है यार। उसी ने एक्चुअली मुझे सलाह दी थी कि पढ़ाना वढ़ाना देख ले तुम। मैं कह रहा था घर से पैसा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो खर्चा निकालना क्या करें। मैं तो बहुत छोटे काम सोच रहा था यार। पैम्फलेट भी बांटे मैंने, पता है पैम्फलेट बांटे एक दिन वहाँ। पैम्फलेट बांटने के 200 रुपये मिलते हैं, तो मैंने पैम्फलेट भी बांटे वहाँ पे। लेकिन उसने कहा यार तू ये सब काम क्यों कर रहा है, वो तो अनपढ़ लोग करते हैं, तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है तेरा। मैं कहा भाई इंग्लिश में ठीक नंबर आ जाते हैं, इंग्लिश पढ़ा ले फिर। तो उसने मुझे मतलब आइडिया दिया था ये पढ़ाने वाला। तो फिर वो मिला मेरे को कुछ दिन के बाद। मैं क्या यार डेमो वेमो दिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहता क्या लगता है तेरे को, तेरी क्वालिटी की वजह से नहीं हो रहा कि क्या दिक्कत है। मैं कहा पढ़ा तो यार ठीक ही रहा हूँ मैं, मतलब जो मुझे पढ़ा रहे हैं मैं, मुझे तो ऐसा लगता है देख मैं उनसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो फिर बोला फिर उनको एक्सपीरियंस कितना बताता है। मैं क्या भाई फ्रेशर ही बताता हूँ मैं, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं मेरे पास। तो कहता कोई तेरे से एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगने वाला, जस्ट अगर तुझे लगता है यू कैन प्रूव इट, यू हैव दैट, मतलब वो जो है ना एक स्पार्क होती है टीचर वाली, वो अगर तेरे अंदर है तो उनको बोल दो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस, अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ और शुरू हो जाओ। तो फिर मैं बात ठीक लगी, मैं क्या देखी जाएगी यार, कोई बात नहीं। मैं गया कोचिंग में गया, तो मैं क्या मैडम ये रेज्यूम है और ऐसे ऐसे मैंने पिछली कोचिंग अपनी छोड़ दी है, कुछ मेरी बात बात हुई थी उनसे, उसके बाद मैंने क्लास व्लास लेना छोड़ दिया है। तो आपके यहाँ क्लास लेना चाह रहा हूँ, दे सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आपका डेमो वेमो रखवा लेंगे हम नेक्स्ट वीक। मैं कहा मैडम इतना टाइम नहीं है मेरे पास, रखवाना है तो आज ही रखवा लो, नहीं तो फिर मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो उसने देखा कॉन्फिडेंस, ये तो भाई अपनी अकड़ में है। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है सर आप कल से क्लास ही ले लेना सीधा। उसके बाद भाई मैंने ना मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर अपना अपना बैच पढ़ा दिया मैंने पूरा। उसके बाद फिर मैंने 16 बच्चों को पढ़ाया। एक मानसरोवर नाम से कोचिंग है, लॉ की कोचिंग हो गई है, वो पहले एसएससी के बैच भी चलाते थे, उनके वहाँ पढ़ाया। फिर एक रविंद्र आईएएस नाम से कोचिंग है दिल्ली के अंदर, वहाँ पढ़ाया। 50 से 48 बच्चों का बैच था मेरा। धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर एग्ज़ाम वगैरह इतने टाइम पे मैं दे चुका था, ठीक है। फिर वो पेपर कैंसिल हो गया 13 वाला, और ये सब बहुत भड़क भड़क हो गई उस टाइम पे। मुखर्जी नगर में रह नहीं सकता था, इतना खर्चा नहीं अफोर्ड हो रहा था। फिर मैं अपने घर चला गया, मुझे लगा घर पे बैठ के तैयारी कर लूँगा। लेकिन फिर और चीज़ें दिमाग में चलती रही बगैर मतलब। फिर मैंने क्या किया, अपनी कोचिंग डाल ली वहीं, घर वालों से धक्का करके भी, हाँ पापा 70,000 रुपये चाहिए और मैं चला दूंगा कोचिंग, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो घर वालों ने पहले बड़ा अपोज किया, बहुत ज़्यादा धक्का किया कि ऐसे कोचिंगें थोड़ी चलती हैं, ये है वो है। 70,000 रुपये मैंने पहले ही महीने में घर वालों को वापस कर दिए थे कमा के, ये लो जी आपके वापस। और बहुत बढ़िया चलाई मैंने अपने वहाँ पे कोचिंग, ठीक ठाक कमा लेता था मैं उस टाइम पे भी। फिर ज्वाइनिंग वाइनिंग आ गई, अपना उधर हो गए। तो कहाँ से बात शुरू करी थी मैं भूल गया। कॉन्फिडेंस वाली बात। तो मुझे ऐसा लगता है यार आदमी में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ पता क्या है, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमसे हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, तो कोई काम नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहले चाहिए कॉन्फिडेंस, मेरे हिसाब से जो मतलब मुझे लगता है कि बेसिक थिंग है किसी इंसान के कामयाब होने के पीछे। तो अब मैं पता नहीं, मैं खुद को कामयाब तो खैर तुम मानते हो तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से अगर कामयाब हूँ तो मैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी बहुत कुछ करना है अपने को भी आगे, लेकिन फिर भी मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ कि जितना मैं कर लिया मैं बहुत ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे। नंबर 2, गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। कई बार कैसा होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, बंदा भी हार्ड वर्किंग होता है, अच्छी नॉलेज भी होती है, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, वो बस ऐसे ही इधर उधर बहक जाता है बगैर मतलब। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस, नंबर 2 पे गाइडेंस, और नंबर 3 पे डेडिकेशन। किसी सही गाइड करने वाला ने मान लो तुम्हें गाइड कर भी दिया, मान लो मैंने तुम्हें बता दिया कि तैयारी ऐसे करनी चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, बढ़िया अपना बिल्कुल जो निचोड़ है मेरा इतना एक्सपीरियंस का पढ़ने का और पढ़ाने का मिला के मैंने तुम्हें बता दिया, और उसके बाद भी तुम वो काम नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद गाइडेंस अच्छी मिल जानी चाहिए, और उसके बाद डेडिकेशन आ जाना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना आपके पास, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे हिसाब से। वैसे ही बस दिमाग में आई तो मैंने बात बोल दी। जनरली तो देखो ऑफलाइन बैचेस में तो सब चलता रहता है,
बच्चे पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे बस ऐसी मोमेंट्स आ गया तो फिर बोल दिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने कहा था शेर वेर सुनाऊंगा, कभी मोमेंट आएगा, ठीक है, मोमेंट आएगा। मैंने फील लाइक तो मैं मोटिवेट भी कर देता हूँ, फील लाइक तो अपनी स्टोरीज भी बता देता हूँ, मजाक भी कर देता हूँ, शेर भी मार देता हूँ, डबल मीनिंग बातें भी कर देता हूँ, सब कर देता हूँ। बट वो मोमेंट आना चाहिए, ठीक, जैसे आ जाएगा। चलो आ जाओ एक बार फिर इससे इसको देख लेते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड, क्या याद रखना है, कॉन्फिडेंस, गाइडेंस, डेडिकेशन, ये 3 चीज़ होनी चाहिए बस। ये आपके पास है तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, कामयाब होगे 100%। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं भी होगा ना, तो भी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाओगे, ठीक है, बहुत कामयाब हो जाओगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक एग्ज़ाम ही है ज़िंदगी, इससे आगे बहुत कुछ है ज़िंदगी, ठीक। 100% कामयाब हो जाओगे अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। आ जाओ। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द थ्योरी। अब इसके अंदर आपको क्या रूल मिलेगा कि एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता। मैं भी वही सिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक। एक्सप्लेन में ही एक्सप्लेन्ड व्हाट, थ्योरी, ही एक्सप्लेन्ड व्हाट, थ्योरी, इसको व्हाट का रिप्लाई चाहिए ही चाहिए। बिना व्हाट के रिप्लाई के इस वर्ब का अपना कोई मीनिंग ही नहीं है। ही एक्सप्लेन्ड, बात खत्म, चलेगा, कुछ मीनिंग कन्वे हुआ। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, कोई मीनिंग कन्वे हुआ। इनके अपने मीनिंग ही नहीं है, जब तक इनको आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो ये कुछ मीनिंग ही कन्वे नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आ गई समझ में। चलो जी अब आगे आ जाओ। अब ना मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी गो की, गो, स्लीप, वॉक, रन। तो मैंने कहा था कोई ऐसा सेंटेंस बना के दिखाओ जिसमें इसके जस्ट बाद नाउन आ जाए, ठीक है। तो क्लास में भी बहुत बार होता है, बच्चे जो सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें से कुछ बच्चे ये वाला सेंटेंस बना देते हैं, शी वेंट होम, ही केम होम, शी वॉकड होम, ऐसे करके। फिर उन्हें लगता है कि हमने नाउन लगा दिया इसके बाद, क्योंकि होम उनकी नज़र में नाउन होता है, तो उन्हें लगता है कि यार सर तो गलत पढ़ा रहे। समझना, होम वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करना, होम वर्ड को अच्छी डिक्शनरी में। डिक्शनरी कौन सी फॉलो करनी है आपको, लॉन्गमैन नाम से डिक्शनरी है, लॉन्गमैन। ऑक्सफोर्ड भी है, लॉन्गमैन भी है। ऑक्सफोर्ड का लिंक जो है वो भी मेरे फेसबुक ग्रुप पे भी है, वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, हर जगह मैं एक ही नाम से हूँ, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर। फेसबुक पे भी यही नाम है, यूट्यूब पे भी यही नाम है, टेलीग्राम पे भी यही नाम, हर जगह यही नाम है, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर। आप ये टाइप करेंगे, ऐसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक, ठीक। उसको डाउनलोड कर लेंगे, छोटी सी है 26 MB की, ज़बरदस्त डिक्शनरी है। आप उसके अंदर जब होम को टाइप करेंगे ना तो आप पाएंगे कि होम नाउन भी होता है, होम तो वर्ब भी होता है, होम तो एडजेक्टिव भी होता है, होम तो एडवर्ब भी होता है। एक शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच और अलग अलग हो सकते हैं, पढ़ चुके हैं हम ये बात। तो समझना, ये जो होम है ना, होम, अगर आपने इसको किसी इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिख दिया, गो वेंट कौन इनट्रांजिटिव वर्ब है, गो में एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, तो शी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। अगर इसको किसी इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिख दिया जाए, जैसे गो, कम, अराइव, वॉक, रन, अगर ऐसी किसी वर्ब के बाद आप होम शब्द को लिख दो, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये नाउन नहीं, ये बनता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आया। होम यहाँ ऐसा नहीं है शी वेंट व्हाट, शी वेंट व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये शी वेंट वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है यहाँ पे। समझ में आई इतनी बात। आपका आज होमवर्क यही है, आपको करना क्या है, डिक्शनरी डाउनलोड करके इस होम के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने और उन पे सेंटेंसेस देखने, अच्छे से पढ़ो, लग जाएगा पता, ठीक। क्या बताया, अगर होम शब्द को इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिख दिया जाए, इस बात को नोट कर लेना अपनी कॉपी में अच्छे से, होम शब्द को इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, नाउन नहीं कहलाता, ठीक। अब एड प्रीपोजिशन है और ये 5 PM क्या इसका ऑब्जेक्ट है, किसी पर्टिकुलर टाइम का नाम है, प्रॉपर नाउन की तरह से काम करेगा वो, 5 PM, ठीक। अब आगे आ जाओ। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, विजिट मेन वर्ब है। इस बार देखो जरा, होम से पहले क्या लगा दिया मैंने, योर लगा दिया, होम से पहले क्या लगा दिया, योर लगा दिया। अब आपको बताइए योर, हिज, आर, ये सब तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं कि एडवर्ब से पहले आते हैं, इस बार ये नाउन हो गया। अगर होम से पहले कोई ऐसा शब्द लिख दूं पॉजेसिव एडजेक्टिव टाइप का, कोई नाउन लिख दूं पॉजेसिव केस में, या फिर आर्टिकल लगा दूं, आ होम, द होम, ऐसा, तब ये होम क्या हो जाएगा, तब ये होम हो जाएगा नाउन। क्लियर हुई इतनी बात। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम लिखा हो तो एडवर्ब। अगर इससे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, कोई नाउन आ जाए पॉजेसिव केस का, कोई आर्टिकल आ जाए, कोई 1 2 3 4 ऐसे वर्ड आ जाए, यानी एडजेक्टिव के नेचर वाले वर्ड आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। अब ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है।
समझ में आ गया। अब बच्चे क्या कहते हैं, ये सून एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया भाई, एडवर्ब हो गया टाइम वाला, ठीक है। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर अभी आपने कहा कि ये वेयर का रिप्लाई है, आई विल विजिट व्हाट, होम। सर यहाँ भी तो ये वेयर का रिप्लाई है, समझना। ये जो वेयर व्हाट ये रिप्लाई वाली बात है ना, ये आपको एक बार चलाने के लिए बताई है, दौड़ना आ जाना चाहिए था अब तक, समझ में आई बात। अब इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने को ऊपर उठना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात, सीधी बात है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती, तो ये नाउन नहीं हो सकता, ये एडवर्ब होगा। इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव लिख रखा है, तो 100% नाउन होगा। इसको समझ लो, ग्रामर के थोड़े से लॉजिक्स इतने मैंने आपको दे दिए, इनको अप्लाई करो। शॉर्ट में बात इतनी है कि देखो, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम लिखोगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखती, इसमें एक्शन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से रख लेगी। तो इसका मतलब अगर इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम लिखोगे तो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। अब यहाँ पे इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव वर्ब से पहले नहीं आ सकता, तो 100% नाउन है। इतनी बात हो गई क्लियर। चलो जी, अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। रीना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉकड क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये वॉक कैसी वर्ब है, पढ़ा था हमने, वॉक, रन, स्माइल, स्लीप, ये सब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब अगर एक इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम आता है तो फिर आपको उसे क्या मानना होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या मान लिया मैंने इसे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो वट होम वाली बातें हैं ये आपको चलाने के लिए करी गई हैं। अब आगे आपको कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं, उनको अप्लाई करिए बस। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद होम आए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर होम से पहले कोई ऐसा शब्द लिखा हो एडजेक्टिव टाइप का जो सिर्फ नाउन के साथ लगते हैं, तो इसे नाउन मान लेना। अब इसका जो वर्ब वाला काम है और साथ में अपना एडजेक्टिव वाला काम है, वो आपका होमवर्क है, वो आपको देखना है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर होम टाइप करेंगे, होम इन एक फ्रेजल वर्ब होती है, एक तो वो यूज आएगा आपके लिए, और ऐसे होम ग्राउंड और ये सब ऐसे, ठीक। जैसे धोनी खेल रहा है, मान लो कौन से ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे, तभी एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। मैंने हिंट दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा उस डिक्शनरी से फेमिलियर होने की आदत डालो। मैं ऑफलाइन बैचेज में हर क्लास में एक बार तो डिक्शनरी निकलवा ही देता हूँ, किसी ना किसी वर्ड को देखने के लिए डिक्शनरी हम यूज करते ही करते हैं। जिस दिन आपको डिक्शनरी की आदत पड़ गई ना, समझ लेना सही ट्रैक पे जा रहे हो, वही प्रॉपर गाइडेंस। अब विद क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। चलो जी, तो इस केस में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब शॉर्ट में अगर सारा मैं रिवाइज कराऊं, एक वर्ब का पैसिव तभी पॉसिबल है जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। लिंकिंग वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका पैसिव नहीं होगा। हैपनिंग वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका भी पैसिव नहीं होगा। डूइंग वर्ब का पैसिव हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ तब जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। डूइंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बन गया। डूइंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव इनके नहीं बने। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें क्या बताया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे एरर कैसे आता है। इंट्रोड्यूस वर्ब ट्रांजिटिव है, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, यहीं फुल स्टॉप लगा दें, नहीं लगा पाएंगे, इनका अपने आप को कोई मीनिंग ही नहीं है। ही एक्सप्लेन्ड, फुल स्टॉप। ये अपना मीनिंग सिर्फ तभी कन्वे कर सकती है जब इनके पास ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इस केस पे एरर थे, इस केस में मैंने अबाउट हटाया, इस केस में अलग से ऑब्जेक्ट दे दिया। कब कौन सा केस करना है, अब यहाँ पे ऐसा कर देते, सोचो जरा। अगर मैं इस सेंटेंस में ऐसा कर देता, मिस्टर गुप्ता, सर आपने इसमें प्रेपोजिशन उड़ा दी ना, यहाँ पे प्रेपोजिशन उड़ा दो, टू उड़ा दो यहाँ पे, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस द वीसी, तो बताओ मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं हो गया। टू प्रेपोजिशन कैसी है, डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन है, मतलब उसको, मतलब उसके सामने, खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस किया है। वीसी के समय जैसे मान लो मैं कह दूं, ही कंप्लेंड अबाउट मिस्टर अमन टू मिस्टर सुरेश, समझ में आया। यानी वो जो सुरेश है ना, उसके सामने कंप्लेंट करी गई है। ऐसे ये जो वीसी है ना, इसके सामने इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर तुम टू को उड़ा दोगे तो मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, आपको दिमाग में चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी। देखो, ये वर्ब याद करने से आपको फायदा क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि पेपर में सवाल क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। अब इसको सही करने के तरीके तो 50 हो सकते हैं ना। कोई कहेगा सर टू उड़ा दो, कोई कहेगा सर वर्ब भी चेंज कर दो ना, इंट्रोड्यूस के साथ अपनी क्या रिश्तेदारी, वर्ब भी चेंज कर दो, है ना। तो सही करने के तो तरीके 50 हैं। वो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा, जैसा वो पूछना चाह रहा उसको हम उसी हिसाब का जवाब दे देंगे। हमें पता है कि इंट्रोड्यूस वर्ब पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर आता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। एक्सप्लेन के साथ अबाउट वाला एरर आता है, हमें याद हो जाएगा, इतनी हम प्रैक्टिस कर देंगे कि वैसे ही याद हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम एग्जीक्यूट कर लेंगे।
होम एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है इंट्रांजिटिव के बाद, अगर इससे पहले कोई एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला वर्ड आ जाए तो नाउन हो जाता है। ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव वाला काम आप देख लेंगे। तो अभी मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ। एक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट रह गया, हैपनिंग वर्ब के कुछ सेंटेंसेस आपके साथ और मुझे डील करने, उनको मैं सिखा दूंगा। अभी बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लो साफ साफ, और ये वाली बात वहीं अपना पीछे जाके नोट कर देना कि लिंकिंग वर्ब का और हैपनिंग वर्ब का पैसिव नहीं होता, केवल डूइंग वर्ब का पैसिव पॉसिबल है, वो भी सिर्फ कब, जब ऑब्जेक्ट हो। अभी बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो जी, अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब ये वाला जो सेंटेंसेज है, इनके थ्रू मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले अपन ना इन सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और बढ़िया आइडिया लगेगा। ये पहला सेंटेंस देखो जरा, अजय सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, अजय ब्रोक व्हाट, चेयर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये एक काम करो, पहले ना मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, एक बार तुम फटाक से ना सारे सेंटेंसेस पढ़ दो, सिर्फ एक बार रीड कर दो फटाक से, और अपने दिमाग में ना इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा एक बार ब्रेक करने की भी ट्राई कर ही लो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वही वाली बात खुद चीज़ समझ में आएगी ना तो कुछ अलग ही इफेक्ट होगा। एक बार मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, जैसे ही आप प्ले करोगे वापस मिल जाऊंगा, लेकिन थोड़े से मैं अंदर अपने साथ बनाओ, एक बार खुद से ट्राई करो, ब्रेक करो और मीनिंग देखना, इनका मीनिंग पे ध्यान देना। ठीक है, आ जाओ। चलो जी, अब देखते हैं। ठीक है, अजय सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, और चेयर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फेवरेट इसको क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। योर इस पे पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, अजय ने तुम्हारी फेवरेट कुर्सी तोड़ी थी, अजय ने तोड़ी थी तुम्हारी फेवरेट कुर्सी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो सीधा इस सेंटेंस की, इस सेंटेंस पे आता हूँ मैं। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, फेवरेट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, चेयर सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है, और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, फिर से समझ लो, ब्रोक तो वर्ब होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये फेवरेट एडजेक्टिव होता है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो पूरे सेंटेंस में केवल एक ही ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लायक है, वो कौन है, चेयर। समझ में आया? अब ये चेयर नाउन है, केवल यही वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, और आपको पता है कि बिना सब्जेक्ट के वर्ब हो नहीं सकती, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया, ये आपका चेयर हो गया। ठीक है, अब मैं कहना आप लोगों से ये बात चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क क्या है। योर फेवरेट चेयर ब्रोक यस्टरडे, तुम्हें पता है कि ये ब्रोक वर्ब किस में लिखी हुई है, लिखी तो लग रहा है ऐसे एक्टिव में लिखी हुई है ना, एक्टिव में लिखी हुई लग रही है, और इसका सब्जेक्ट मैंने किसको बना दिया, चेयर को। अब एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है। चेयर ने किसी को तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा, तो फिर क्या कर दें, इसको पैसिव लिख दें क्या, योर फेवरेट चेयर वाज ब्रोकन, ऐसा जैसा कि इसमें कर रखा है। इसमें देखना बिल्कुल सेम वही बात है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फेवरेट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, चेयर सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, और अजय इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। अब उसको पैसिव में लिख दिया। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई फर्क है क्या, तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों में कोई डिफरेंस है क्या, हाँ जी डिफरेंस है। समझना, ये वाला जो ऊपर वाला, अजय ने तोड़ी थी तुम्हारी फेवरेट कुर्सी, सारा स्ट्रेस है अजय पर, ये वॉइस एक्टिव है, डूइंग वर्ब है, वॉइस एक्टिव है। ठीक, अब ये बन गया इसका पैसिव, तुम्हारी फेवरेट कुर्सी अजय के द्वारा तोड़ी गई थी। ठीक यार, वो मतलब बात सारी ना कुर्सी करनी है, 3-4 कुर्सियां हैं, वो कोई ना कोई आके तोड़ गया। अच्छा, मेरी फेवरेट वाली कुर्सी किसने तोड़ी, तुम्हारी, अच्छा वो तुम्हारी फेवरेट वाली कुर्सी अजय ने तोड़ी। अगर सारा स्ट्रेस इस पर लाना है, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था उसको स्ट्रेस डालना है, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव इसके साथ लिखे हो ना तो सारे इसके साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिवों को अलग छोड़ दोगे। नाउन के साथ एडजेक्टिव लिखे हो तो पैसिव में वो साथ ही उठ के आ जाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, तुम्हारी फेवरेट वाली कुर्सी अजय के द्वारा तोड़ी गई थी। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, अब चेयर को सब्जेक्ट बना रखा है, स्ट्रक्चर एक्टिव लगा रखा है, और ये सेंटेंस एकदम सही है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा तुम्हारी फेवरेट कुर्सी कल टूट गई। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हैपनिंग वर्ब है। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा किस ले रहा हूँ,
मैंने आपको पिछली वाली क्लास के अंदर जो पहली अपनी वर्ब बेसिक की पहली क्लास थी उसके अंदर कुछ हैपनिंग वर्ब बताई थी, राइज उगना, फैल गिरना, स्लिप फिसलना, है ना, कुछ हैपनिंग वर्ब करवाई थी। अब कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ हैपनिंग में यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो डूइंग भी हो सकती हैं और हैपनिंग भी हो सकती हैं। आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि थोड़ी सी खर्च करनी पड़ेगी जानने के लिए कि इस सेंटेंस में डूइंग वर्ब है कि हैपनिंग वर्ब है। मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, देखो कुछ वर्ब तो आप रट लोगे, जैसे स्लिप है, स्लिप कभी स्लिप का मतलब फिसलाना नहीं हो सकता, स्लिप का मतलब फिसलना ही होता है, तो वो तो हैपनिंग में यूज़ होगी। ठीक है, कुछ वर्ब तो ऐसी हैं जो आप रट लोगे, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जो हैपनिंग भी हो सकती हैं, डूइंग भी हो सकती हैं। और जानोगे कैसे? सेंटेंस को पढ़ोगे और अपने आप मीनिंग निकलते ही फटाक से पता चल जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे मीनिंग क्या है, अजय इसका डूअर है, एक्टिव में लिखी हुई है अजय डूअर है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अजय ने तोड़ी है कुर्सी। अब स्ट्रक्चर एक्टिव है लेकिन आगे लिख दिया चेयर, अब चेयर तो किसी को तोड़ नहीं सकती, तो यहाँ से दिमाग चलना चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। समझना, ये क्यों बता रहा हूँ, होता क्या है, मान लो एक्टिव टू पैसिव जाने की बात है, या फिर कोई सेंटेंस आ गया उसमें मैंने ये वर्ब लिख दी। अब बच्चा कहेगा सर आपने बताया था कि एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है ना, लेकिन यहाँ तो सर जो सब्जेक्ट आप बना रहे वो डूअर है ही नहीं। उस टाइम की कंफ्यूजन जो आगे कभी चल के अपने सेंटेंसेस में आ सकती है उसको आज ही निपटा रहा हूँ मैं। कैसे? हो सकता है कि आपको वर्ब एक्टिव में लग रही है और हो सकता है कि आपको ये जो सब्जेक्ट लग रहा है ये इसका डूअर ना हो, लेकिन फिर दिमाग में चलना क्या चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं आ रही है कि हैपनिंग वर्ब हो। फिर इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखना, और आपका अगर मीनिंग फिट बैठ रहा है हैपनिंग के हिसाब से, यानी कोई काम कर नहीं रहा, हो गया काम अपने आप, तो फिर समझ जाना है हैपनिंग वर्ब है। और हैपनिंग वर्ब में रिसीवर ही सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? समझना, तुम्हारी फेवरेट कुर्सी टूट गई कल, कुर्सी अपने आप टूट भी तो सकती है ना यार, पुरानी हो गई थी टूट गई, धूप में रख देते पर प्लास्टिक की कुर्सी टूट जाती वो, अरे हाँ कि ना। अब एक चीज़ समझना, मान लो एक तो मैं कुर्सी लूँ और उसको दे दे के मारूँ दीवारों पे और ये तोड़ूँ, एक तो ये एक्शन है। दूसरा एक्शन क्या है कि कोई पुरानी सी बेचारी कुर्सी थी, अब मैं गया उस पर बैठने, बाई चांस से बैठने लगा और वो कुर्सी टूट गई। ठीक है, तो क्या लिखूँ, अमन ने कुर्सी तोड़ी कि कुर्सी टूट गई। अगर मैं जानबूझ के तोड़ रहा हूँ तो कहोगे अमन ने कुर्सी तोड़ी और वो कुर्सी टूट गई, मैंने भाई मेरी कोई इंटेंशन थोड़ी थी, मैं तो नॉर्मली बैठने गया था ना, तो क्या कहोगे कुर्सी टूट गई। तो समझना, जब आपको ये मीनिंग कन्वे करना हो कि एक्शन किसी ने किया नहीं, ये एक्शन अपने आप हो गया, तब हम क्या लगा देते हैं, तब हम हैपनिंग वर्ब्स लगा देते हैं, ऐसी वर्ब जो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। अब कुछ वर्ब तो सिर्फ हैपनिंग के रूप में यूज होती हैं, वही वाली बात। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो सदा इंट्रांजिटिव होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो सदा ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ ऐसी है जो दोनों तरीके से यूज करते हैं। पता कैसे चलेगा मेरे भाई? रीडिंग से, प्योर रीडिंग से। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सी वर्ब हैपनिंग है, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है, सब चीज़ें वहीं से पता चलेंगी। ठीक है, अभी जैसे ही अपना बेसिक खत्म होगा ना, मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी तो बेसिक एक बार पढ़ लो, हल्का फुल्का चलते रहो, उसके बाद मैं एक लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि पढ़ना कैसे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, वोकैब कैसे करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सब चीज़ें एक अलग से एक्सक्लूसिव इसी चीज़ के लिए लेक्चर बना के बताऊंगा। अभी जस्ट जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, इसको रिवाइज करते रहो, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप करो अपना, और अगर कुछ और पढ़ना चाह रहे हो तो अपना रीडिंग करो, कुछ मर्जी पढ़ लो। ठीक, तब तक बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसका भी जिक्र करेंगे। अभी के लिए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी आपके बोर्ड पे होंगी। ठीक, ये बात ध्यान रखना। जब मैं बोलूँ कि पढ़ने से पता चलेगी तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि अमन सर को यार वो बात ना पता हो, अमन सर को शायद ना पता हो कि कैसे जानते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, और काफ़ी लोगों से बहुत बातें ज़्यादा ही जानता हूँ मैं, कम नहीं जानता हूँ, इसकी टेंशन मत लेना। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ इसका लास्ट वर्ड सर एन है ना, या इसका लास्ट वर्ड सर ई है ना तो ये ट्रांजिटिव होती है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे। ठीक, और ट्रिक व्रिक वाले तो देखो अपने पास फटकते भी नहीं हो, तुम्हें पता ही है। कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, समझ लो, आ जाओ। इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं अब। मोहित सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखो मैंने वो सब लिखना छोड़ दिया है, चेयर नाउन है, काउंटेबल है इसलिए कॉमन है, वो सब लिखना छोड़ दिया, मान के कि आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टॉपिंग मेन वर्ब है, और ये बॉल क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर? और इसका मीनिंग क्या है? मोहित बॉल को रोक रहा है, मोहित बॉल को रोक रहा है। अब इसका मैंने बना दिया पैसिव। ठीक,
बॉल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्टॉप्ड क्या है, मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, और ये मोहित क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। चलो जी, तो अब देखो इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई राइटर ना इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको पूरी को मेन वर्ब लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई ऐसा भी तोड़ देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसको एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल मान लेते हैं। अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करो, आप ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो और इसको अभी के लिए ना सिंपली क्या लिख लो, ये पूरी की पूरी वर्ब है और ये पैसिव में है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। अभी के लिए इसको ऐसे समझ लो। वो जो बातें मैं कर रहा हूँ ना पास्ट पार्टिसिपल, सारी टर्म जब क्लियर हो जाएंगी तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। अभी के लिए सिंपली क्या समझ लो कि ये एक्टिव वर्ब है और ये पैसिव वर्ब है। ठीक है जी, यहाँ सारा हाईलाइट मोहित पे था, मोहित रोक रहा है बॉल को, यहाँ बॉल बॉल मोहित के द्वारा रोकी जा रही है। क्लियर हुई इतनी बात। यहाँ हाईलाइटेड मोहित और यहाँ हाईलाइटेड कौन है, बॉल है। क्लियर है इतनी पिक्चर। तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग मुझे देख के बताना जरा, ये वाला सेंटेंस, द बॉल स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। बॉल सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, डिस्टेंस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, मीटर्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये 100 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। इतनी बात आई समझ में। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। दिखने में तो लग रहा है एक्टिव वर्ब लगी हुई है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि एक्टिव वर्ब लगी हुई है। अब क्या जो सब्जेक्ट है वो इसका डूअर है, बॉल किसी को रोक रही है क्या, नहीं, उल्टा बॉल तो रुक रही है, तो रिसीवर है। लेकिन इस काम को कोई कर भी नहीं रहा। कौन कर रहा है, लिखा हुआ है, बॉल रुक गई, तुमने शॉट मारा, तुमने शॉट मार दिया, बॉल चलती जा रही है, कभी ना कभी तो रुकेगी ना, कोई नहीं भी रोकेगा तो अपने आप रुकेगी, श्योर शॉट रुकेगी। तो ये वही बात है, बॉल बॉल 100 मीटर के डिस्टेंस पर रुक गई थी, बॉल 100 मीटर के डिस्टेंस पर रुक गई थी। कोई डूअर है, नहीं है। रिसीवर कौन है, रिसीवर बेसिकली कोई एक्शन होता तब तो उसको रिसीव करता ना, एक्शन तो हो रहा है रुकने का लेकिन उसको कोई कर नहीं रहा, हैपनिंग वर्ब है। तो ये बॉल क्या हो गई आपकी, वैसे तो रिसीवर ही है, ये सब्जेक्ट हो गया, हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब। अब आपने देखा कि स्टॉप तो एक्शन वर्ब भी हो सकती है, यानी डूइंग वर्ब भी हो सकती है। जब ये डूइंग वर्ब होती है तब तो इसका पैसिव पॉसिबल है, क्योंकि जब ये डूइंग वर्ब है तब तो इसने ऑब्जेक्ट रख रखा, देखो यहाँ पे, और ऐसी जब ये डूइंग वर्ब है इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है। और जब ये हैपनिंग वर्ब बन जाती है, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब बन जाती है, तब इसका मतलब क्या हो जाता है, ये काम हो गया, तुम्हारी फेवरेट कुर्सी टूट गई। ठीक, ये बातें क्यों बता रहा हूँ एक बार फिर ध्यान से सुन लो। होगा क्या, मैं आगे कभी सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे कोई भी चैप्टर पढ़ाते वक्त, उसमें क्या होगा, यहाँ पे वर्ब आई, उससे पहले लिख दिया सब्जेक्ट। अब आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि शायद ये वर्ब एक्टिव है, दिखने में कैसा लगेगा, शायद ये वर्ब एक्टिव है। फिर आप देखोगे सर इसका जो सब्जेक्ट बना रहे हो वो तो डूअर है ही नहीं, और आपने मैं पढ़ाया था कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। उसके लिए बता रहा हूँ कि उस टाइम पे दिमाग चला के देखना, इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखना, कहीं ये हैपनिंग को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही। हैपनिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं बल्कि रिसीवर होता है, समझ में आया। और इस काम को कोई करता नहीं है, इसका कोई डूअर होता नहीं है, ये काम अपने आप हो जाता है। और हैपनिंग वर्ब सदा कैसी होती है, इनट्रांजिटिव होती है। इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये सब बातें। क्लियर होगी इतनी बात, आ जाओ। यहाँ पे स्टॉप्ड वर्ब कैसी होगी, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली होगी। चलो जी, अब हमने ये बातें समझ ली। अब कुछ ना हैपनिंग वर्ब्स को देख लेते हैं। बेसिकली इनका जो ग्रामर के अंदर जो नाम है वो अर्गेटिव वर्ब्स है, ERGATIV, अर्गेटिव वर्ब्स बोलते हैं इनको। ठीक, जिसे मैं कॉमन भाषा में क्या कह रहा हूँ, हैपनिंग वर्ब बोल रहा हूँ ना, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब, इनका ग्रामर में टर्म में नाम है अर्गेटिव वर्ब्स। ठीक है, समझना। बिगिन माने क्या होता है, बिगिन माने होता है शुरू करना। बिगिन का एक तो मतलब है शुरू करना। मान लो मैं कहूँ ही बिगैन हिज प्रिपरेशंस, उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और बिगिन का मतलब शुरू होना भी तो हो सकता है, सर्दियाँ शुरू हो गई, विंटर बिगैन, विंटर बिगैन, सर्दियाँ शुरू हो गई थी। समझना, किसी ने सर्दियों को शुरू किया क्या, अपने आप शुरू हो गई। तो बिगिन का मतलब शुरू करना भी हो सकता है और शुरू होना भी हो सकता है। तो बिगिन जो वर्ब है इसको आप हैपनिंग वर्ब और डूइंग वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसे ही ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी हो सकता है और टूटना भी हो सकता है। अभी देखा हमने, कोई चीज़ तोड़ दी जाए तो भी ब्रेक, कोई चीज़ टूट जाए तो भी ब्रेक। कैसे पता चलेगा, सेंटेंस को पढ़ के। चेंज, चेंज माने बदलना भी हो सकता है, और चेंज माने बदलाव अपने आप भी आ सकता है, हाँ कि ना। अब मान लो मौसम जो है वो चेंज हो गया,
ठीक, मौसम चेंज हो गया, द वेदर चेंज्ड वेरी क्विकली, द वेदर चेंज्ड वेरी क्विकली, मौसम बड़ी जल्दी बदल गया, किसी ने बदला नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ ही चेंज्ड हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट बदल ली, तो अब यहाँ पे डूइंग हो गई। जब चेंज का मतलब बदलना तब ये डूइंग हो गई, और जब का मतलब बदलाव होना तब ये हैपनिंग हो गई, अर्गेटिव हो गई। समझ में आया? क्रैक तोड़ना और टूटना, कोई चीज़ अपने आप क्रैक हो जाए, ठीक, और कोई चीज़ तोड़ी जाए। मूव चलना, कोई चीज़ मूव कर दो, आप अपनी बाइक मूव कर दो, कुछ भी चीज़ मूव कर दो ऐसे। और मूव माने अपने आप कोई चीज़ मूव हो जाए, अपने आप भी तो कोई चीज़ मूव हो सकती है। जैसे मान लो अर्थ मूव कर रही है, इसको कौन मूव कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, अपने आप हो रही है, तो है ना। अब देखो यहाँ ज़्यादा फिजिक्स नहीं लगानी है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये होती है, वो होती है, सर बॉल अपने आप थोड़ी रुकी है, वो फ्रिक्शन की वजह से रुकी है, एफ साइन थीटा कोस थीटा। अंग्रेज भाई, ठीक है, वो बीटेक मैंने भी कर रखी है, 8 लाख रुपए में बीटेक करी थी, वो दर्द अभी तक मेरे जिंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है, जो समझाना चाह रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कहीं यहाँ एफ कॉस थीटा साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन वो सब निकालने लग जाओ। सिंपल सी बात यह है, कोई काम इसको कर नहीं रहा, कोई इसका डूअर नहीं है, कोई इसका एजेंट नहीं है, काम अपने आप हो रहा है। ओपन, ओपन का मतलब खोलना भी हो सकता है और ओपन का मतलब खुलना भी हो सकता है। अब दरवाजा है, खुल गया, द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुल गया, द डोर ओपन्ड। जैसे उसने चिल्लाया, जैसे उसने कहा खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल गया। किसी ने खोला, अपने आप खुल गया वो तो, तब तो हैपनिंग वर्ब हो गई। और ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, तब यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गई, डूइंग को रिप्रेजेंट करने वाली होगी स्टॉप। स्टॉप माने रोकना और स्टॉप माने रुकना भी, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले। मेल्ट माने पिघलाना भी, सुनार है सोना पिघला दे, द गोल्ड स्मिथ मेल्टेड सम गोल्ड, गोल्ड स्मिथ ने कोई सोना पिघलाया और पिघलना भी। आइसक्रीम है, ले आए, 2 मिनट ना खाओ पिघल जाएगी। समझ में आया? तो मेल्ट माने पिघलाना भी और मेल्ट माने पिघलना भी। ड्राई, ड्राई माने सुखाना भी और ड्राई माने सूखना भी। अब आप धूप में रख देते कोई चीज़, वो अपने आप सूख जाती, कौन सुखाने आता है उसको? कौन सर वो सूरज की किरणों से फोटोन और ये वो सब, भाई ठीक, सूख गई, वो अपने आप सूख गई। और कोई चीज़ आप सुखा दो, अब बाल सुखा ले कोई अपने, वो ड्रायर व्रायर मार के ब्लोअर आता है उससे बाल सुखा दे, शी ड्राइड हर हेयर, शी ड्राइड हर हेयर। अगर बाल सुखा दे तो भी ड्राई, बाल सूख जाए तो भी ड्राई। तो ये ऐसी वर्ब हैं जिनको दोनों मीनिंग में कन्वे कर सकते हो आप, डूइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वे कर सकते हो और हैपनिंग को भी। मैं फिर बता देता हूँ, आखिर ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया क्यों, समझना। यही सेंटेंस है, मान लो बच्चा देखेगा सर ये स्टॉप्ड वर्ब एक्टिव में लिखी हुई है, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट आप कह रहे हो बॉल को। आपने हमें पढ़ाया था कि एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। अगर यहाँ पे रिसीवर सब्जेक्ट है ना, तो सर ये पैसिव हो जाना चाहिए। द बॉल वाज स्टॉप्ड लिखो, वरना ये गलत है। द बॉल इज स्टॉप्ड लिखो, कुछ ना कुछ पैसिव का स्ट्रक्चर लगाओ, वरना सर ये गलत है। मैं कहूँगा भाई गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसका मीनिंग शायद कुछ और है। बॉल रोकी गई, ये नहीं मैं कहना चाह रहा, बॉल रुक गई। समझ में आ गया? तो आगे कभी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको दिखने में लग रहा है कि एक्टिव है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट उसको बना रखा जो रिसीवर है, तो एक बार उसको चेक कर लेना, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त बहुत काम आएगी बात। हुआ क्या, अगर कोई हैपनिंग वर्ब है तो उसका पैसिव नहीं हो पाएगा। बच्चा इसको देखेगा, उसको लगेगा शायद पैसिव में लिखी जानी चाहिए थी वर्ब, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये पैसिव में लिखी जाए, ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब भी हो सकती है। क्लियर है? अर्गेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब एक छोटी सी बात और, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। नाम से देखो क्लियर है वैसे तो, ट्रांजिटिव जिसका ऑब्जेक्ट हो, इन ट्रांजिटिव जिसका ऑब्जेक्ट ना हो। डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता होगा? जिसके 2 ऑब्जेक्ट हो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी पढ़ाना चाहिए। ऑफलाइन बैचेज में भी मैं शुरुआत में बेसिक में नहीं पढ़ाता, उसको कारण समझना क्यों। होगा क्या, मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि एक वर्ब के बाद एक प्रोनाउन और नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, एक प्रोनाउन और नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रोनाउन को, प्रोनाउन मत लिखो, एडजेक्टिव लिखो। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझना। कहाँ पे लिखते हैं? नीचे लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं, ही बॉट मी बुक, ठीक है, ये एग्जांपल लिख लिया मान लो मैंने, ही बॉट मी बुक। ठीक, अब समझना, ही सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया।
अब ये मी भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का है, ऑब्जेक्ट बनना चाहता है, ये बुक भी ऑब्जेक्ट बनना चाहता है। तो मैं क्या कहूँगा भाई, यहाँ पे ये मी लिखना गलत है, यहाँ पे कुछ और लिखो, ही बॉट माई बुक लिखो, है ना। यहाँ पे एडजेक्टिव बना दो इसको, तभी ये सेंटेंस सही हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं माई लिख दूँ तो, और भी 50 तरीके से सही हो सकता है। मैं खाली आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं उसको क्या बोलूँगा कि बॉट वर्ब के बाद ये मी और बुक लिखना गलत है, ठीक है। आप इसको माई में चेंज करो। वो पता है फटाक से क्या कहेगा, सर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी तो हो सकती है, हो सकता है कि ये दो दो ऑब्जेक्ट रखती हो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे गिव है, वो एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ही गेव मी अ बुक, आर्टिकल रह गया यार, ठीक है। इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे माई आ जाएगा, इसमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे माई आ चुका है, ठीक। आर्टिकल और पजेसिव में से एक ही चीज आती, पढ़ेंगे इसको आगे चल के। अभी के लिए क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पे गिव वर्ब होती, ही गेव मी अ बुक, तब मी और अ बुक दोनों साथ आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। तो होगा क्या, जैसे अगर मैंने डाई ट्रांजिटिव पढ़ा दिया ना, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाने लगूंगा, मैं कहूंगा कि दो नाउन या प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते यहाँ, बच्चा कहेगा सर डाई ट्रांजिटिव भी तो हो सकती है। समझना, क्या गो ट्रांजिटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, इंट्रांजिटिव होती है ना वो। तो समझना क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप डाई ट्रांजिटिव अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ तो फिर बच्चा हर वर्ब पे सोचता है कि कहीं ये डाई ट्रांजिटिव तो नहीं है, इसलिए डाई ट्रांजिटिव वो भी पढ़ाना ठीक नहीं है, वरना आपको बाकी के कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डाई ट्रांजिटिव ऐसा सोचो कि सर ने बोला और फिर तुम भूल गए। वो आता नहीं, एक वो मूवी थी कौन सी, मैन इन ब्लैक, वो एलियन वेलियन वाली जो मूवी है, उसमें उनके पास ना एक छड़ी सी होती है, वो छड़ी से दिखाते हैं, लाइट सी मारते हैं और याददाश्त चली जाती है, वो फीड कर लेते हैं 10 मिनट पहले की बुलानी है, 2 मिनट पहले की बुलानी है, कितने टाइम पहले की याददाश्त बुलानी है। तो समझ लो डाई ट्रांजिटिव सुना और तुम भूल गए, ठीक है, क्योंकि उससे होगी कन्फ्यूजन। अभी जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा। बस एक छोटी सी बात अभी समझ लो, हर वर्ब डाई ट्रांजिटिव नहीं होती, ठीक। जैसे कुछ चुनिंदा वर्ब है जो इंट्रांजिटिव होती हैं, कुछ चुनिंदा वर्ब है जो हमेशा ट्रांजिटिव रहती हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा सी वर्ब हैं जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम कर सकती हैं, और वो समय आने पर मैं लिखवाऊंगा, विद एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आई? तो अभी आपको ये मान के चलो कि डाई ट्रांजिटिव पता ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं डाउट वाउट जब पूछो तो हर बार को सर डाई ट्रांजिटिव नहीं हो सकती क्या, ये सवाल देखो इरिटेट कर देगा फिर मुझे। जब आपको डाई ट्रांजिटिव पढ़ा दिया जाए उसके बाद ही ये सवाल पूछना है, जब तक ये सवाल अलाउड नहीं है। क्लियर है इतनी बात? डाई ट्रांजिटिव नहीं हो सकती का ये सवाल नहीं पूछना। अभी ये सोचो कि डाई ट्रांजिटिव तुम जानते ही नहीं हो, लिखवाऊंगा वो सारी वर्ब जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से एक्ट करती हैं, वो मैं अलग से आपको नोट करवा दूंगा, विद सेंटेंसेस समझा दूंगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये वर्ब का बेसिक अपना खत्म हो गया। अब अपन प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन इन तीनों के बेसिक को देख लेते हैं, ठीक। और इसके साथ अपना बेसिक जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी जो और बेसिक पढ़ना है, जैसे जीरेंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेस क्या होते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉजेस क्या होते हैं, ये सब बेसिक मैं आपको चैप्टर के बीच में पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे उसके बीच में, जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है बेसिक इतना सारा इकट्ठा हो गया, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी ना तो सब होच पोच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में ऐसा कर, ऑफलाइन में भी वो वहीं पढ़ाता हूँ। बेसिक में यहाँ होगा, ऑफलाइन में आप मेरा यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनमें भी देख पा रहे होगे कि जो मैंने एडजेक्टिवल क्लॉजेज और ये सब पढ़ाए, या फिर जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल पढ़ाए, ये प्रोनाउन में आगे चल के पढ़ाएं, प्रोनाउन मिसलिनियस पढ़ाते समय। तो यहाँ पे भी मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि अभी इतना कंटेंट अगर बेसिक का एक साथ छोड़ देते हैं ना तो बच्चा कन्फ्यूज़ होने लगता है, क्योंकि सेंटेंसेस देखे नहीं, अप्लाई करेगा नहीं, खाली इतनी सारी थ्योरी इकट्ठी हो जाएगी तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो बाकी का बेसिक अपन बाद में करेंगे। अभी के लिए वर्ब हो गया पूरा, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है जी। अभी बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। चलो जी, अब अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन को देख लेते हैं। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या तो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। क्या काम करता है कंजंक्शन? दो वर्ड्स को ज्वाइन करना। अब वो दो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है। अब और दूसरा फ्रेजेस को ज्वाइन करना और क्लॉजेस को। ये जो फ्रेजेस वर्ड है ना, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा ना एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लॉज, वो सब
उस टाइम पे फ्रेज की बात करेंगे। अभी के लिए फ्रेज बस वही वाली MI वाली वो स्टिक चला दी मैंने और तुमने सुना और तुम भूल गए, ठीक है, ये आ जाएगा समझ में भी। अभी के लिए क्या है, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ठीक, समझ लो आ जाओ। इन सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं और उससे हम समझ लेंगे। आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉचिंग मेन वर्ब हो गया, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट वही होगा जो डूअर होगा, शाम सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ कि मूवी देख कौन रहा है, राम की शाम, बोलो वॉचिंग व्हाट, मूवी, बताओ भाई, राम की शाम, सर दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही डूअर है, वॉइस एक्टिव है, डूअर सब्जेक्ट होता है, अगर दोनों डूअर हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। ये दो दो सब्जेक्ट कैसे हो पाए भाई, ऐसा क्या होगा कि दो दो सब्जेक्ट हो गए, ये हो गया कि इसमें लग गई कंजंक्शन, इस कंजंक्शन ने क्या कर दिया, इन दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन कर दिया। क्लियर होगी इतनी बात, दो वर्ड को ज्वाइन करना, राम एंड श्याम, यू एंड आई, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन करने की बारी आई तो क्या लगा दी मैंने, कंजंक्शन। क्लियर, नेक्स्ट, इस बन गया हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग बन गया मेन वर्ब, ठीक, मुकेश है इनका सब्जेक्ट। अब बताओ क्या क्या कर रहा है मुकेश, मुकेश गा भी रहा है और नाच भी रहा है, सिंग भी कर रहा है और डांस भी कर रहा है, गा भी रहा है और नाच भी रहा है। अब हुआ क्या, देखो ये मैंने एंड कंजंक्शन लगाई और ये डांसिंग जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पे अंडरस्टूड हो गई, सिंगिंग एंड डांसिंग, मुकेश इज सिंगिंग एंड डांसिंग, ये दोनों की दोनों क्या हो गई, ये दोनों की दोनों मेन वर्ब हो गई। क्लियर है, दो मेन वर्ब को जोड़ने का काम भी किससे हो रहा, कंजंक्शन से। यहाँ एक छोटी सी बात समझना, मैंने आपको क्लॉज की डेफिनेशन लिखवाई थी, याद आ रहा, क्लॉज की डेफिनेशन क्या थी, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। क्लॉज सब्जेक्ट का वो भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो। यहाँ बताओ कितने क्लॉज हैं, एक की दो। अब बच्चे क्या होता है ना, कई बार अधूरी बात सुन लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जितनी वर्ब हो जाएंगे उतने ही क्लोज हो जाएंगे, एक वर्ब ये रही एक वर्ब ये रही तो दो क्लोज हो गए क्या है, ये यहाँ पे ये दो क्लोज नहीं हुए, समझना। इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यही तो है। यहाँ पे बेसिकली एंड कंजंक्शन कोई दो क्लॉज को नहीं जोड़ रही, यहाँ तो सिंपली दो वर्ब को जोड़ रही है। तो समझना क्लॉज तभी बनेगा, क्लॉज तभी बनेगा जब हर वर्ब के पास अपना अलग अलग सब्जेक्ट होगा। क्लियर इतनी बात, हर वर्ब के पास अपना अलग अलग सब्जेक्ट होना चाहिए तभी क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। ठीक है जी, अगर सेंटेंस में जितनी वर्ब है उनके पास सब्जेक्ट है तो वो क्लॉज को बना देंगी। ठीक, चलो जी, तो यहाँ से हमने देख लिया कि कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करे, या अभी क्लॉजेस वाला काम समझ लेंगे, क्या देख लिया, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम देख लिया, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कोई भी हो। चलो जी, अब आ जाओ इस सेंटेंस पे, इसको कर देता हूँ मैं ब्रेक। यू सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, इफ़ यू कम लेट, ठीक है, ये मैंने वर्ब की पहली फॉर्म लिख रखी, CO है, ये साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, COME, ठीक है, इफ़ यू कम लेट। अब कम तुम्हें पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये लेट ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, है ना, ये लेट क्या बनेगा, ये बनेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर होगी इतनी बात। अब आई क्या बन गया, सब्जेक्ट नंबर 2, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, जानते हो ना इतनी बातें। तो विल क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। इन्फॉर्म क्या हो गया, मेन वर्ब, इन्फॉर्म होम किसे इन्फॉर्म कर दूंगा, वर्ब से बट या होम के रिप्लाई क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, किसके पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, ये क्या बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। इतनी बात क्लियर है। अब समझना, एक क्लॉज तो ये हो गया, कम वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है यू, यहाँ पे इन्फॉर्म वर्ब के बाद अपना सब्जेक्ट है यू, सॉरी आई, कम के पास अपना सब्जेक्ट है यू और इन्फॉर्म के पास अपना सब्जेक्ट है आई, दो वर्ब हैं, दोनों के पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब दो क्लोज हो गए। और इन दोनों क्लोज को जोड़ने का काम कर कौन रहा, इन दोनों क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है इफ, ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब ये इस इफ की प्लेसमेंट जो है ना वो बीच में भी हो सकती थी, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट, आप इस चीज को उठा के बाद में रख दो तो बीच में भी आ जाएगा। अगर इसको शुरू में लिखते हो तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, ये बातें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती हैं, सबऑर्डिनेट क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉमा कब आता है कब नहीं आता है, सब बातें जब कंजंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे। अभी के लिए नॉर्मल सी डेफिनेशन, कंजंक्शन क्या एक ऐसा शब्द है जो दो वर्ड को ज्वाइन करता है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। इतनी बात आ गई समझ में। फिर से बता रहा हूँ, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, बीच में कौन चाहिए,
तो ये कंजंक्शन आप शुरू में भी लिख सकते हो, और अगर इसको बीच में लिखना चाहते हो तो इस पूरे को उठा के इसके बाद ले जाओ। आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ़ यू कम लेट। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी अब इस पे आ जाओ। द थीफ रैन वेरी फास्ट, इसको कर देते हैं रन रैन रन, ये वर्ब हो गया। थीफ आपके लिए क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब हो गया, डिग्री वाला। ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, और फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये कौन सा एडवर्ब हो गया, मैनर वाला। कैसे भागा भाई चोर, तेज भागा। ये फास्ट ने क्वालिफाई किसको कर दिया, रैन को। चोर जो था बड़ी तेज भागा था। अब पुलिसमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। द थीफ रैन वेरी फास्ट, चोर बड़ी तेज भागा था। पुलिसमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। एक कॉट क्या हो गया आपका, वर्ब नंबर 2 हो गया। और ये हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? अब ये क्या है, दोनों बातों को जोड़ना कैसे। ये जो चोर है बड़ी तेज भागा था, पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया था। दोनों बातों को जोड़ा किसने, इसने एंड कंजंक्शन ने। अब इस सेंटेंस से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मुझे बताओ, या इफ लगा सकता हूँ। द थीफ रैन वेरी फास्ट इफ द पुलिसमैन कॉट हिम। द थीफ रैन वेरी फास्ट इफ द पुलिसमैन कॉट हिम, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो समझना, हर कंजंक्शन का अपना अलग अलग मीनिंग है। जैसे आप हर जगह हर एक प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, हर जगह हर प्रेपोजिशन लगा सकते हो क्या। मान लो मैं ऐसे कह दूं, ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक विद दिल्ली, विद लगा दूं यहाँ, चलेगा। तो हर प्रेपोजिशन का अपना अलग अलग मतलब है, अपनी अलग अलग जगहें हैं जहाँ वो यूज़ होती है। ऐसी हर कंजंक्शन का भी अपना अलग अलग मीनिंग है। व्हेन अलग जगह यूज़ होगा, अनटिल अलग जगह यूज़ होगा, अनलेस अलग जगह यूज़ होगा, अपना अपना अलग अलग मीनिंग कन्वे करेंगे वो। समझ में आया? तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि आपको कौन सी कंजंक्शन लगानी है। अगर हर कंजंक्शन का मीनिंग एक ही होता तो इतने वर्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ती, सीधा लिख देते, कंजंक्शन लिख दिया करो। जब भी दो क्लॉज को जोड़ना हो, CONG डॉट, ये लिख दिया करो। अलग अलग इतनी सारी क्यों बना रखी हैं, क्योंकि हर एक के अलग अलग मीनिंग है, हर एक अलग अलग जगह लगती है। जैसे इफ़ किसको बताने के लिए लगती है, इफ़ शर्त को बताने के लिए लगती है, कंडीशन को बताने के लिए लगती है। जब आपको शर्त रखनी होती है किसी चीज़ की, टर्म एंड कंडीशन बोलते हैं ना, जब आपको किसी चीज़ के लिए शर्त रखनी है तब ये लगाई जाती है। इफ़ यू कम लेट, अगर तुम लेट आओगे, अगर तुम लेट आओगे मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। अगर आपको शर्त रखनी किसी चीज़ के लिए तो आप इफ़ लगाते हो। ये बट कब लगाते हैं, बट तब लगाते हैं जब कोई चीज़ उल्टी हो जाए, किसी चीज़ का जो परिणाम है वो ना आए सोचकर कुछ उल्टा ही आ जाए। चोर जो है बड़ी तेज भागा था, चोर जो है बड़ी तेज भागा था। अब इसका परिणाम क्या होना चाहिए था, इसका परिणाम अगर ये आता, इसलिए वो पुलिस की गिरफ्त से निकल गया, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए, तो क्या लगाते हैं, सो द पुलिसमैन कुडंट कैच हिम, इसलिए पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं पाया। अब अगर परिणाम सही आ जाता तो सो लगा होता, अगर परिणाम उल्टा आ जाए लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, बट आ गया, उल्टे परिणाम को दिखाने के लिए। समझ में आया? तो हर एक कंजंक्शन के अपने अलग अलग काम है। बट का अलग यूज़ है, ऑल्दो का अलग यूज़ है। क्लियर हुई इतनी बात? सो का अलग यूज़ है, व्हेन का अलग यूज़ है। हर कंजंक्शन का अपना अलग अलग काम है। इतना हल्का फुल्का देखो, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि बट का मीनिंग लेकिन होता है, इफ़ का मतलब अगर होता है, इतना हल्का फुल्का तो देखो आना चाहिए। ठीक, फिर भी थोड़ा मोटा रीडिंग वगैरह करोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे बेसिक पूरा होगा ना तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बाकायदा एक वीडियो बना के बता दूंगा कि चीज़ें कैसे पढ़नी है। ठीक है जी? तो अभी के लिए आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन का हल्का सा, वो तो मोस्टली यूज़ हो ही गया, प्रेपोजिशन तो हर जगह आ ही गया, तो प्रेपोजिशन की एक बार फिर से डेफिनेशन से लिखवा के एक सेंटेंस लिखा के बता देता हूँ, और इंटरजेक्शन बता देता हूँ। इसके साथ फिर क्या हो जाएगा, अपना बेसिक कवर हो जाएगा, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। बाकी का जो बेसिक है वो चैप्टर के बीच में करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लो एक बार, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ। चलो जी, अब अपने लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन, इनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेपोजिशन का काम क्या है, ये रिलेट करता है एक नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के वर्ड से। ठीक है, प्रेपोजिशन का काम क्या है, सेंटेंस के बाकी वर्ड से एक नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना। शुरू से अपन क्या करते आ रहे हैं, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम समझ में आ गया। नाउन का क्या काम है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा आगे चल के, है ना। अगर नाउन को पजेसिव केस में लिख दूं तो एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताने लग जाता है, करंज कार, याद आ रहा है वो। चलो, अब प्रोनाउन का क्या काम है, नाउन की जगह पे आकर उसकी रिपीटेशन को बचाना, लेकिन काम वही करना जो नाउन करता है।
वर्ब क्या क्या काम है? डूइंग को रिप्रेजेंट करना, बीइंग को रिप्रेजेंट करना, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करना। एडजेक्टिव का क्या काम है? एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। एडवर्ब का क्या काम है? एक वर्ब की एडजेक्टिव की किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना। कंजंक्शन का क्या काम है? दो चीज़ों को जोड़ना। अब वो दो वर्ड भी हो सकते हैं, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, ठीक। प्रीपोजिशन का क्या काम है? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले रखकर उसे वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करना। समझ में आ गई इतनी बात? और ऐसा हम करते क्यों हैं? सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए। तो देखो ये वाली तो किताबी डेफिनेशन है, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन। ये रिलेट करता है एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से। ये इसकी असली एग्जीक्यूशन है। इट इज़ यूज टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। देखते हैं कैसे, आ जाओ। गो, वेंट, गॉन ये वर्ब हो गया, ठीक। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो टू प्रेपोजिशन है, ये टेम्पल इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस टू ने क्या किया? इस टेम्पल नाउन को वर्ब से रिलेट कर दिया कि नहीं कर दिया? कहाँ गए भाई? टेम्पल गए। लेकिन आपको पता है ये वेंट तो इनट्रांजिटिव वर्ब होती तो प्रेपोजिशन आएगी। तो इस प्रेपोजिशन ने क्या किया? इस टेम्पल को इस वर्ब से रिलेट कर दिया। कहाँ गए भाई? कहाँ गए? टेम्पल गए। एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। विद का मतलब होता है के साथ, विद प्रेपोजिशन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, मदर क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब फिर एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। किसके साथ गया? माँ के साथ गया। तो इसने क्या कर दिया? एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। संडे क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। भाई कब गया? संडे को गया। लो एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करना। और रिलेट करके वो आखिर करता क्या है? वो सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है। इतनी बात आ गई समझ में? एक और सेंटेंस है, समझ लो। दे क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? मेन वर्ब है। और ये कॉन्फिडेंट, देखो एक होता है कॉन्फिडेंस, वो होता है एक नाउन, ठीक है। कॉन्फिडेंस वो होता है एक नाउन। एक होता है कॉन्फिडेंट, वो होता है एक एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंट प्लेयर, कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंट कोई भी लगा लो, कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट मैन, कॉन्फिडेंट टीचर, ऐसा। तो ये क्या हो गया? बेसिकली ये एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और आपको पता है एडजेक्टिव भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, हाँ के ना? ये लिंकिंग वर्ब आ गई। तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। काम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये क्या था? दे क्या था? एक प्रोनाउन था। काम क्या था? सब्जेक्ट बनना। क्लियर? अब समझना, कॉन्फिडेंट के साथ ना एक प्रीपोजिशन आती है ऑफ। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? ऑफ। तो आपने सुना होगा कुछ ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं, जैसे एक्यूज के साथ ऑफ आता है। ही इज एक्यूज्ड फॉर मर्डर नहीं, बाय मर्डर नहीं, विद मर्डर नहीं, ऑफ मर्डर आएगा। ही इज एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती हैं, वो फिक्स होती हैं, वो आपको लगानी पड़ती हैं। समझ में आया? कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब कॉन्फिडेंट का अगर ये वाला मीनिंग कन्वे करना हो तो ही लगेगी, वरना नहीं लगेगी। कुछ फिक्स हो जाती हैं। तो ये सब प्रिपोजिशन याद कैसे होंगी? ट्रिक चाहिए? ट्रिक दे दो इसकी, 2 ही सेकंड में सारी प्रिपोजिशन हो जाएगी। वो वीडियो देखी होंगी ना तुमने ऐसी, इस वीडियो को देखने के बाद प्रिपोजिशन हो जाएगा आपका गुलाम। थंबनेल भी ऐसा लगा लेते हैं, प्रिपोजिशन याद करने की धमाकेदार ट्रिक, आज आग लगा देंगे। मतलब क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? क्यों बच्चों को ऐसी गोली दे रहे हो? क्यों ऐसी झूठी उम्मीदें जगा रहे हो जिससे होता कुछ नहीं है? उसमें कुछ नहीं होता। उससे केवल और केवल बच्चे का नुकसान होता है, उसका टाइम खराब होता है, और कुछ भी नहीं है। आप उसको उम्मीद ऐसी दे दोगे, होता क्या ना, अगर थोड़ी सी भी मेहनत करने को कह दो किसी को तो बच्चा सोचता है कि यार इसको आता नहीं है, इसको वो ट्रिक, इसको वो रास्ता पता ही नहीं है इसका मतलब। सच बताऊं एक बात यार, चलो आज शॉर्ट में करेंगे, कभी इस बात को ना बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक। आज लेक्चर ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलता हूँ एक बात। जब मैं मुखर्जी नगर तैयारी करने गया था ना, तो ये जो मार्केट है इतना ख़राब नहीं हुआ था। अच्छे टीचर से, अच्छे मतलब पढ़ाने में कम से कम अच्छे नहीं थे तो किसी आदमी को गलत सलाह नहीं देते थे। वो उन सही सलाह देते थे कि भाई पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट में नंबर तभी आएंगे जब तू रीडिंग करेगा। रीडिंग किया कर, अखबार पढ़ा कर, नॉवल पढ़ा कर, वो कैब ऐसे याद किया कर, बजाय कि गोली देने के।
गोली समझते हो। फिर क्या हुआ ना, फिर एसएससी की तरफ ट्रेंड बढ़ गया, 2013-14 में ट्रेंड बढ़ गया। अब क्या हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, और कुछ अच्छा इस लाइन में पैसा देख के वो इकट्ठे हो गए। अब वो टीचर तो बन गए, आता जाता कुछ है नहीं, क्या करें क्या करें, बच्चा भी आ जाए, कुछ पढ़ाना भी ना पड़े, क्या करें। तो चलो एक झूठ फैलाते हैं। क्या झूठ फैलाते थे, जो टीचर आपको ये कह रहा है कि वो कैब तो खुद ही पढ़ने की चीज़ होती है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आइए मैं पढ़ाऊंगा वो कैब, मैं आपको प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब की ऐसी ट्रिक दे दूंगा, 30 मिनट आप उस ट्रिक को देख लेंगे, आपका एक एक प्रीपोजिशन का सवाल सही हो जाएगा। आपको मैं पैसेज की ऐसी ट्रिक दूंगा, आप बिना पैसेज पढ़े ही सवाल कर देंगे। ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया, और ये इतनी इतनी मतलब इतनी भारी मात्रा में फैला कि लोगों को यकीन हो गया। वही है ना, अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलते हो तो कुछ लोगों को वो सच लगने लग जाता। तो भाई यहाँ पे यही हुआ, यही ट्रेंड फॉलो हुआ। तो उस झूठ को बेचते गए लोग, बेचते गए, क्योंकि खरीदार थे। ऐसे बच्चे भी थे मेहनत से जी चुराने वाले, जिनको बस कुछ नहीं चाहिए, 5 महीने में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, कम मेहनत में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। वो इन सपनों को खरीदने वाले थे, समझ रहे हो। ऐसी झूठी अफवाहों में यकीन करने वाले लोग थे, तो बेचने वाले भी क्रिएट हो गए। जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी सप्लाई अपने आप हो जाती है। रियलिटी दिखाने वाले बचे नहीं। तो अब ये मार्केट हो गई एकदम ख़राब। मार्केट तो इसलिए कह रहा हूँ, देखो प्रोफेशन है, ठीक है, इसको सब मार्केट ही बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये ख़राब हो गया। अब कम से कम यार, अगर किसी को कुछ सिखा नहीं सकते ना तो गलत सलाह मत दो, ठीक। मेरा तो देखो पर्सनल ये ओपिनियन है, बाकी जो है जैसा है। करेंगे कभी डिटेल में बात, ऐसे करता रहता हूँ बीच में बातें। क्लास के अंदर तो मैं सीधा कह देता हूँ, भाई देखो, जिसको भी ये लग रहा है ना पढ़ा लेना चुपचाप, क्लास पे उठो और चले जाओ, सुनना पड़ेगा। मैं इस धंधे में पैसे वैसे के लिए नहीं आया हूँ, सच बताऊँ तो मैं आया हूँ स्वाद लेने, कि लोग मुझे सुने। बस हाँ, जैसे मेरे जो विचार है मैं कन्वे करना चाहता हूँ, लोग चार मेरे सुनने वाले मैं बोलता रहता हूँ। तो मैं तो इसीलिए आया हूँ। तो आप अगर मेरा बैच में एडमिशन ले रखा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सुननी पड़ेगी भाई, और कोई चारा नहीं आपके पास। अब आपकी तो मजबूरी है, आप तो आगे भी नहीं काट सकते, पता नहीं है कब काम की बात बोल जाएगा ठीक। तो सुनो, कुछ ना कुछ देखो अपनी आइडियोलॉजी में आपको देना चाह रहा हूँ, अच्छी लगे तो अडाप्ट करो, नहीं अच्छी लगे तो फिर किसी और के अडाप्ट करो, ठीक। चलो जैसा भी है बढ़िया है सब। तो इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती भाई, रीडिंग से आती हैं सब चीज़ें, जितना ज़्यादा रीड करते हो आती जाती हैं। फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है कराऊंगा, कोई ट्रिक है नहीं है, रीडिंग से आएगी। क्लियर। एक्यूज के बाद ऑफ ही क्यों आता है, ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, याद में करा दूंगा, जितनी इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दूंगा। अब इम्पोर्टेंट तो अब कितनी कहूँ, अगर कोई भी बुक उठाओगे पीछे प्रिपोजिशन दे रखी है, इसके बाद ये आता है ये आता, कम से कम 1000 मिलेंगी, टुच्ची से टुच्ची किताब में 1000 मिलेंगी, रट दो जरा 1000। सिलेक्टेड सी करा दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आएंगी कैसे वो सारी, रीडिंग से। जितनी रीड करोगे उतनी आती चली जाएंगी, धीरे 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 धीरे। अब एक्यूज के साथ ऑफ आता आता ना बच्चों को ये बात, कैसे रीड कर लिया इतनी बार, तो करेंगे उन सब पे जिक्र, ठीक है। अभी के लिए कि कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ऑफ क्या है, प्रिपोजिशन है। सक्सेस क्या है, नाउन है, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सक्सेस नाउन होता है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, सक्सेसफुली एडवर्ब होता है, ठीक। ये देयर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। नीचे लिख देता हूँ वरना अजीब लगेगा। एग्जाम क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है, यहीं फुल स्टॉप लगा देता तो बात बन जाती। दे आर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है। किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है, अपनी सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट है। नई इन्फॉर्मेशन कन्वे करी कि नहीं करी, भाई किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है, और 50 चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हो। वो कॉन्फिडेंट है भी वो आएगा, वो कॉन्फिडेंट है कि एग्ज़ाम इतनी तारीख को ही होगा, किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हो ना। तो ये किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है, या अपनी सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट है। किस चीज़ में, किस चीज़ में सक्सेस, किस चीज़ में सक्सेस, एग्जाम में सक्सेस। तो अब इसने और नई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी। तो प्रेपोजिशन से करते क्या हो, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लिख के यानी नाउन या प्रोनाउन लिख के आप करते क्या हो, आप सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो। इतनी कहानी क्लियर है। लास्ट पे जाओ, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का यूज़ होता है फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक। जैसे वी सब्जेक्ट है, वॉन मेन वर्ब है, मैच ऑब्जेक्ट है। ये तो सेंटेंस सीधा सही है। अब मैच जीत गए थे,
वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए थे। अब ये जब आदमी बोलेगा तो हो सकता बड़ा खुश, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो इस हुर्रे ने क्या किया, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। तो ऐसे वर्ड किसके अंडर में आ गए, ये कहलाएंगे इंटरजेक्शन। क्या कहला देंगे, इंटरजेक्शन। जो फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के काम आ जाएंगे, क्या कहला देंगे, इंटरजेक्शन। ठीक, आ जाओ। अलास हिज फादर डाइड यस्टरडे, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फादर सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, यस्टरडे एडवर्ब है टाइम वाला। अलास दुख के साथ, अलास हिज फादर डाइड यस्टरडे, उसके पिताजी कल एक्सपायर हो गए। क्या होगा जी, इंटरजेक्शन हो गया। फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, इंटरजेक्शन हो जाते हैं। क्लियर है जी। अलास है, हुर्रे है, फाय है, प्लीज़ है, ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं, इंटरजेक्शन के अंडर में आ जाते हैं। इतनी पिक्चर होगी क्लियर। अब एक और बात, सर आपने हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हो गए 8। लेकिन सर मैंने ना कहीं पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ना 9 होते हैं। ठीक, अब देखो अलग अलग राइटर हैं, कई आर्टिकल्स को ना ये अंदा को अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देते हैं, कई बटे 10 भी बना लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है। कई 8 कहेंगे, कई 9 कहेंगे, कई 10 कहेंगे, कई उन्होंने डिटर्मिनर्स को अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिया। ठीक, तो आपको उन सब पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 ही हैं। डिटर्मिनर्स कुछ नहीं होते, घूम फिर के एडजेक्टिव ही होते हैं। डिटर्मिनर का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो उसको अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव ही होते हैं। शॉर्ट में देखो, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा, आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए शॉर्ट में समझना। अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, कितने लड़के वेट कर रहे हैं बाहर, एक। तो अ बॉय कह दूं चाहे वन बॉय कह दूं, बात एक ही है। और वन क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तो ये ए जो है ना, ये वन की वीकर फॉर्म है। समझ में आया। अब या तो मैं ऐसे कह दूं, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज माई कजन, द स्पेसिफिक करने का आता है, दैट बॉय इज माई कजन, मीनिंग लगभग सेम है। द बॉय से वो बॉय स्पेसिफिक हो गया, दैट से भी वो स्पेसिफिक हो गया। तो द जो है ये दिस दैट दीज दोज इनकी वीकर फॉर्म है। पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, अभी लिखवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ आनी है। आर्टिकल्स को अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नहीं देते उनका लॉजिक दे रहा हूँ। बेसिक वो क्या मानते हैं, आर्टिकल्स हो गए, ये आपके डिटर्मिनर्स हो गए, सारे के सारे एडजेक्टिव की सब टाइप ही तो हैं, ये वीकर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ही तो हैं, और क्या है। समझ में आया। इसलिए वो अलग इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देते। एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कोई अगर ऐसा वर्ड फंस जाए ना कभी, जिसको किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ना वो एडजेक्टिव लग रहा है, ना वो एडवर्ब लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं पार्टिकल। ठीक है। अगर कोई ऐसा, देखो 2-3 है, मैं आपको यहाँ पे साइडों पे लिख देता हूँ, कहीं कहाँ लिख दूँ यार, वहाँ लिख देता हूँ कि अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने किसको नहीं दिया, मैंने आर्टिकल्स को अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझा, और मैंने डिटर्मिनर्स को भी अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझा। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एडजेक्टिव ही हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो मतलब किसी में क्वालिफाई नहीं हो रहा, किसी में ला ही नहीं कर रहा किसी कैटेगरी में, तो उसके लिए हम कह देंगे पार्टिकल। उसके लिए एक वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं पार्टिकल। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इसके साथ अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया। आप चाहो तो चैप्टर शुरू होने से पहले अपना सारा का सारा बेसिक एक एक दोबारा व्यू भी कर सकते हो, आपके पास तो 4 बार देख सकते हो आप आराम से, है ना। तो आप इसको दोबारा भी आराम से एक बार देख सकते हो। बाकी अगर एक ही बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और एक ही बार में आ भी जाना चाहिए क्योंकि टीचर मैं गजब का हूँ, पढ़ाता 1 नंबर का हूँ। ठीक, और ये बात बहुत जल्दी तुम भी मान जाओगे। जो नहीं माने, जो मान गए देखो तो बहुत ही बढ़िया, जो नहीं माने उनको भी मनवा दूंगा मैं। चलो जी, ये आ जाओ। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे अपने को पढ़ना है, और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपना चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर तो मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में शुरू हो जाए, जो बताना है कैसे पढ़ना है वो तो आधे पौने घंटे का है, वो करने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।